नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गोल्ड एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारा भारतीय इतिहास चल रहा था, जिसमें हमने पहला चैप्टर देख चुके थे, भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत, जिसमें हमने पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत एवं विदेशी यात्री वृत्तांत देख चुके थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता। ठीक है दोस्तों, पहला ही प्रश्न हम देखते तो विश्व की लगभग सभी बड़ी सभ्यताएं नदी घाटियों के किनारे विकसित हुई। क्यों? तो यह कथन सत्य है। उदाहरण के लिए दजला फरात सभ्यता, नील घाटी सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, यांग टिक्सियांग सिंधु घाटी सभ्यता। वहीं देखें तो सभ्यता दो प्रकार की होती है, एक तो नदी घाटी सभ्यता एवं आंतरिक सभ्यता। इन दोनों सभ्यताओं में देखें तो नदी घाटी सभ्यता समृद्ध होती है, क्योंकि ये इनके नदियों के पास होने के कारण यहाँ पे धान की खेती वगैरह करने में आसानी रहती है। किंतु ये जल्दी समाप्त हो जाती है, क्योंकि नदी अपना रास्ता परिवर्तन कर देती है, यहाँ किसी भी प्रकार में उनमें बाढ़ वगैरह आना, जिसके कारण ये सभ्यता जल्दी नष्ट हो जाती है। दूसरी आती है आंतरिक सभ्यता। तुलना में ये निर्जन होती हैं, क्योंकि ये नदियों से परे होती है, अर्थात नदियों से दूर होती है। ये लंबे समय तक जीवित रहती हैं। आगे देखते तो विश्व की प्राचीन सभ्यता। हम शुरुआती तौर पर देखें तो हम पहले विश्व के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे, विश्व में कौन कौन सी सभ्यता हुई है। फिर उसके बाद हम भारत में देखेंगे कौन कौन सी सभ्यता हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, विश्व की प्राचीन सभ्यता देखें तो हमें 4 देखने को मिलती हैं महत्वपूर्ण। पहले आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरी मिस्र की सभ्यता, तीसरी सिंधु घाटी सभ्यता, चौथी सिंध की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का ही दूसरा नाम है दजला फरात की सभ्यता, क्योंकि ये दजला फरात की नदियों के बीच में विकसित हुई थी। इसे सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस जाति के लोग सुमेरियन प्रजाति के थे। इराक ईरान की सभ्यता भी कहते हैं। ये इराक और ईरान देश में फैलने होने के कारण इसे इराक ईरान की सभ्यता भी कहते हैं। एवं विश्व की प्राचीन सभ्यता या सभ्यताओं की जननी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी सभ्यता से सभी अन्य सभ्यताओं का विकास हुआ है। अर्थात ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया के लोग धीरे धीरे अन्य जगहों पर जाकर बसने के कारण सभ्यताओं का विकास होता है। मिस्र की सभ्यता, इसे नील नदी घाटी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये नील नदी घाटी के किनारों पर विकसित हुई। यह सर्वाधिक धान उत्पादन करने वाली सभ्यता थी, इसलिए इसे दुनिया की सबसे लंबी समय तक जीवित रहने वाली सभ्यता भी कहते हैं। वही दूसरी देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं एवं द्रविड़ सभ्यता भी कहते हैं। हम यहाँ पे दोस्तों नाम आया द्रविड़ सभ्यता, इसे क्यों कहते हैं ये हम आगे देखेंगे। वहीं इसे दुनिया की सबसे समृद्ध एवं विकसित सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी 2 विशेषता हमें देखने को मिलती है, नगर नियोजन एवं जल निकासी प्रणाली। वहीं आती है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता व सिंधु घाटी सभ्यता में कोई व्यापारिक संबंध हमें देखने को नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही व्यापारिक सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं तो दोस्तों सिंध की सभ्यता, इसे यांग टिक्सियांग की सभ्यता, सिक्यांग की सभ्यता, हांगो की सभ्यता एक दुनिया की सबसे नवीन सभ्यता माना जाता है। पहला और यहाँ पे हम पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में। अब देखेंगे तो हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। 3 देशों में ये इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो कहाँ पे देखने को मिलता है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं भारत में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। एवं इसका अन्य नाम देखें तो कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता में जितने भी हमें औजार प्राप्त हुए वो लगभग सभी कांस्य के ही हैं, इसलिए। अच्छा, गार्डन चाइल्ड अर्थात बगीचे का बच्चा कह सके तो इसने भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता इसे कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता को भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता कहा है। भारत में अभी तक 3 बार नगरीकरण हुआ है, अर्थात शहरीकरण हुआ है। तो कौन सा नगरीकरण हुआ है? तो पहला आता है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है महाजनपद काल, अर्थात 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व का काल ही महाजनपद काल कहलाता है। दूसरा आता है दिल्ली सल्तनत काल, जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में होती है। सिंधु घाटी सभ्यता का जनक जॉन मार्शल को माना जाता है। अब ये तो दोस्तों हम बेसिक से देख रहे हैं, ठीक है। अब ये सभ्यता ये कहाँ पे फैली हुई है? ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरे घर से आपके घर तक फैली हुई है या किसी चौराहे से किसी और अन्य चौराहे तक फैली हुई है, लेकिन इसका हम विस्तार देखें तो
ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली जो इसका मूल विस्तार है। ठीक है, और इसका आकार देखें जो त्रिभुजाकार है। अभी त्रिभुजाकार आकार कैसा है वो हम देखते हैं यहाँ पे। इसका हमें उत्तर में स्थल देखें तो मांडा देखने को मिलता है जो अखनूर जिला कश्मीर में है, जो किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे है। वही देखें तो पूर्व में आलमगीर है जो मेरठ यूपी में ये स्थान देखने को मिलता है, ये हिडन नदी के किनारे है। वही दक्षिण में देखें तो देमाबाद जो अहमदनगर महाराष्ट्र में ये स्थान देखने को मिलता है, ये परवना नदी, ठीक है, अर्थात गोदावरी की सहायक नदी। ये किसी परीक्षा में पूछा गया था कि देमाबाद किस नदी की सहायक नदी के किनारे बसा हुआ है, अर्थात ये नहीं पूछा गया कि परवना नदी किस नदी की सहायक नदी पर, अर्थात गोदावरी की सहायक नदी पर बसा हुआ है। वही पश्चिम में देखें तो सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, जो दास नदी के किनारे बसा हुआ है तथा इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई देखें तो 1400 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई देखें तो 1600 किलोमीटर। इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक त्रिभुजाकार आकृति देखने को मिलती है। वे उत्तर से दक्षिण को मिलाते हैं तो हमें एक त्रिभुजाकार आकृति मिलती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति हमें एक त्रिभुजाकार देखने को मिलती है। वही आगे देखते हैं तो इसका कुल विस्तार लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में है। वही इसका उत्तरतम बिंदु देखें तो सबसे उत्तरतम बिंदु, ठीक है, सुरजगोई है जो पंज नदी के किनारे हैं, उत्तरी अफगान राज्य में अफगान देश में है, जो सबसे उत्तरतम स्थल माना गया है। ठीक है, वहीं भारत में देखें तो मांडा और अखनूर है जो कश्मीर जिले में है। अब इसका जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वहाँ से दक्षिण, इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई देखें तो हमें टोटल 1900 किलोमीटर देखने को मिलती है, लेकिन भारत में देखें तो हमें 1400 किलोमीटर देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं तो भारत में इसका विस्तार लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, भारत में इसका उत्तरतम बिंदु मांडा है, वही दक्षिण में देखें तो देमाबाद है, एवं पूर्व में देखें तो आलमगीर है, वही पश्चिम में देखें तो यहाँ पे हम क्या होगा नागेश्वर, ना कि सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर तो कहाँ पे आप आता है, बलूचिस्तान में। ठीक है, और इसमें देखें तो भारत में इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई है 1400 किलोमीटर एवं इसके पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखें तो 800 किलोमीटर देखने को मिलती है। अब इस सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो सभ्यता की खोज 1786 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था का गठन किया, जिसका उद्देश्य था प्राचीन सभ्यताओं की खोज करना। ठीक है, इस संस्था को वर्तमान में रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल कहते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि दोस्तों डायरेक्ट जाके आज खुदाई करेंगे और सभ्यता की खोज निकलेगी। उसके लिए पहले एक कमेटी बनाई गई तथा सोसाइटी का गठन किया गया, जिसके संस्थापक विलियम जोन्स थे। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है, जिसका कार्य था प्राचीन सभ्यताओं की खोज करना। विलियम जोन्स ने ही मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद भी किया था। आगे देखते हैं तो 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के पश्चिम टीले की खोज की। हड़प्पा जो स्थल है उसके पश्चिम में एक टीला था, उसकी खोज की। इन्होंने दूर की मीनारें एवं दीवार के खंडर देखे थे, किंतु मेसन ने किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे। इन्होंने हड़प्पा के पश्चिम टीले की खोज तो कर दी, लेकिन इन्होंने किसी प्रकार का कोई नतीजा या अपना कोई बयान नहीं दिया। फिर देखते तो 1853 में पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा से वृषभ की मौत प्राप्त की। इसी के साथ हड़प्पा की लिपि का प्रकाश में आई, साथ ही कुछ वस्तुएं एवं मोहरें प्राप्त हुई, जिसे कनिंघम ने सिकंदर के आक्रमण से जोड़कर देखा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने वृषभ की खोज के साथ हड़प्पा की लिपि को प्रकाशन में लाया, जिसे कनिंघम ने ये नहीं कहा कि ये एक सभ्यता है, इन्होंने कहा कि ये सिकंदर के आक्रमण से जुड़े हुए साक्ष्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तो 1956 में कराची से लाहौर रेलवे लाइन का निर्माण कार्य के दौरान इंजीनियर बर्टन बंधु एवं जॉन बर्टन विलियम के सामने पहली बार हड़प्पा की ईंटों की प्रकाशन में आए। बर्टन ने बंधुओं ने इसे 1000 वर्ष पुराना शहर कहकर पुकारा। जब कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब बर्टन बंधुओं को कुछ ईंटें की जरूरत पड़ी। तब इन्होंने ईंटों के लिए एक पास में टीले से इन्होंने ईंटें निकाली। तब इन्होंने कहा कि ये 1000 वर्ष लगभग पुरानी हमें सभ्यता देखने को मिलती है। वहीं आगे देखते तो 1961 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के काल में भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन किया जाता है, जिसके पदाधिकारी कनिंघम को बनाया गया।
1873 में कनिंघम ने पुनः हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण करता है। भाई 1902 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन किया जाता है और इसका नाम बदलकर भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग किया जाता है। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की तो गठन किया जाता है, लेकिन ये कुछ कार्य नहीं करने पर अर्थात इसके द्वारा किसी प्रकार की सभ्यता की खोज नहीं करने पर इसका पुनर्गठन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है तथा इसका नाम बदल दिया जाता है, जिसके बाद इसके प्रथम निदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया तथा ये प्रथम निदेशक 1902 से 1928 तक के मध्य रहते हैं। फिर आते हैं जॉन मार्शल के निर्देशन में, अर्थात महानिदेशक बने थे, उसके नेतृत्व में अन्य लोग भी तो काम करेंगे। तो इनके निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने मोंटगोमरी जिला पंजाब प्रांत पाकिस्तान से हड़प्पा सभ्यता की खोज करते हैं। वहीं 1922 में राखलदास बनर्जी ने साहिवाल जिले सिंध प्रांत पाकिस्तान से मोहनजोदड़ो स्थल की खोज करते हैं। हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी माना जाता है एवं मोहनजोदड़ो को दूसरी राजधानी माना जाता है। इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट ने इन दोनों स्थलों को सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहकर पुकारा है। वहीं आगे देखते हैं तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। अब देखते हैं सभ्यता की दोस्तों खोज हो चुकी है। अब सभ्यता की प्रजाति एवं जाति क्या, तो वो भी हमें पता लगाने के लिए लगाएंगे। तो अर्थात उसके लिए क्या किया जाएगा, तो कंकालों का अध्ययन से हमें 4 प्रजातियों के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस प्रजाति की एवं या जाति के थे। तो पहला आता है साक्ष्य, तो भूमध्य सागरीय प्रजाति। यहाँ से हमें सर्वाधिक मात्रा में कंकाल देखने को मिलता है, क्योंकि ये द्रविड़ जाति के लोग के माने जाते हैं। अर्थात ये भूमध्य सागर है, वहाँ के कंकाल अधिक देखने को मिलने के कारण इन्हें द्रविड़ जाति के लोग कहकर भी बुलाया जाता है, जिसे द्रविड़ सभ्यता कहते हैं। वही दूसरे देखें तो प्रोटो स्टोलाइट प्रजाति, फिर आगे देखें तो मंगोलाइट प्रजाति, वही चौथा देखें तो अल्पाइन प्रजाति के सबसे कम कंकाल हमें देखने को मिलते हैं। अल्पाइन पर्वतमाला के पास रहने वाली प्रजाति के अर्थात ये क्रमशः कंकाल हमें दिए गए। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक प्रजाति या कंकाल हमें भूमध्य सागरीय प्रजाति के देखने को मिलते हैं। वही इनकी जाति का पता लगाने के लिए डॉक्टर रामचंद्र एवं लक्ष्मण स्वरूप ने इन्हें आर्य जाति का बताया, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये भूमध्य सागरीय के आसपास रहने वाले लोग थे। अर्थात इन्होंने आर्य जाति से इन्होंने संबोधित किया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। आगे देखते राखलदास बनर्जी ने द्रविड़ जाति का कहा है जो सबसे प्रमाणिक कथन है। ठीक है, वही आगे देखे गार्डन चाइल्ड, अर्थात बगीचे का बच्चे ने इन्हें सुमेरियन जाति का बताया है। वही मार्टिन विलर ने इन्हें दस्यु बताया है। डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल एवं अमलानंद घोष ने इन्हें बीकानेर की सोती एवं बलूची से जुड़े हुए मानते हैं, अर्थात इन्होंने स्थानीय उत्पत्ति का मत दिया है। आगे देखें तो सभ्यता का कालक्रम क्या है। राजबली पांडे के अनुसार 3500 ईसा पूर्व माना है। वही जॉन मार्शल इन्हें इसका कालक्रम 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। और अर्नेस्ट मेके 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। वही मार्टिन विलर एवं स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु घाटी का कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। और सीजे गैन ने 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना है। वही धर्मपाल अग्रवाल जिन्होंने 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इस सभ्यता का कालक्रम माना है, जो सबसे प्रमाणिक है। इन्होंने रेडियो कार्बन 14 के आधार पर इन्होंने एक कालक्रम दिया है एवं इन्होंने कहा है कि ये कालक्रम 50 वर्ष अधिक या 50 वर्ष कम ऊपर नीचे भी हो सकता है। आगे देखते हैं तो सुमेरियन शासक का आकर शेरगोन का अभिलेख, जिसमें हमें देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व देखने को मिलता है।
वहीं एनसीईआरटी में इसका विकसित समय 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना गया है। दोस्तों, ये तो हमने कालक्रम एवं जाति एवं प्रजाति के बारे में देख चुके हैं। वहीं आगे देखते हैं तो सभ्यता के स्थल हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं। तो सभ्यता के स्थल को हमने 3 भागों में बांट कर देखा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं भारत से। अफगानिस्तान को हमने पूर्ण 2 भागों में बांटा, उत्तरी अफगानिस्तान से एवं मध्य अफगानिस्तान से। उत्तरी अफगानिस्तान से हमें सूटगोई स्थल देखने को मिलता है, वह मध्य अफगानिस्तान से मुंडी घाट स्थल देखने को मिलता है। पाकिस्तान को हमने 3 भागों में बांट कर देखेंगे, तो पाकिस्तान को हमें 3 भागों से कौन कौन से स्थल देखने को मिलता है। बलूचिस्तान से हमें कौन कौन से स्थल देखने को मिलता है, जिसकी ट्रिक है मेरा सूतकालीन टाबर अर्थात बालक हैं, मेरा सूतकालीन टाबर बालक हैं। तो मे से मेहरगढ़, रा से राना गुंडई, सूत से सूत का गेंडोर और सूत से सूत का हो, का से कुली और ना से नाल, टाबर से डाबरकोट और ब से बालाकोट हैं। वैसे सिंध प्रांत से देखते तो हमें 4 दड़ों देखने को मिलता है। ट्रिक है ये दोस्तों कि पाकिस्तान से सिंध प्रांत से हमें कौन कौन से स्थल देखने को मिलता है। ट्रिक के लिए हम देखें तो 4 दड़ों अर्थात मोन जोदड़ो, जुदे जोदड़ो, लोमे जोदड़ो, छौंदड़ो एवं अन्य स्थल सिंध से कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो अमरकोट अली अल्लाह, अमरकोट अली अल्लाह, तो अमर से आमरी और कोट से कोटजी, अ से अली मुराद, अल्लाह से अल्लाह दीनो। ठीक है। वही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से हमें कौन कौन से स्थल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिक, जलील रहमान ने हड़प्पा की सराय में इस्माइल दी ली। तो जलील से जलीलपुर, रहमान से रहमान डेरी, हड़प्पा से हड़प्पा, सराय से सराय खोला, इस्माइल से डेरा इस्माइल खां और ली से लीवोन। अब देखते हैं तो भारत में हमें कौन कौन से स्थल देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र से हमें स्थल देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे दोस्तों। पहला आता है भारत। भारत में हमें अलग अलग भागों में देखें तो जम्मू कश्मीर से हमें मांडा स्थल देखने को मिलता है, पंजाब से कोटला नियंखा एवं रोपड़, जो वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। बांडा, संगोल और छक 86 ये हमें पंजाब से देखने को स्थल मिलते हैं। वही हरियाणा से देखे कौन कौन से स्थल मिलते हैं, तो जिसकी ट्रिक है कुन्नाल ने मित को भर भर के राबड़ी पिलाई, कुन्नाल ने मित को भर भर के राबड़ी पिलाई। कु से कुनाल, मी से मिठातल, भर से यानी बराना, रा से राखी कड़ी, ब से बनावली हैं। वही राजस्थान से हमें 2 स्थल देखने को मिलते हैं, कालीबंगा एवं पीलीबंगा। महाराष्ट्र से हमें देमाबाद देखने को मिलता है स्थल। वह यूपी से बड़ा गांव, उल्लासराम या आलमगीरपुर स्थल देखने को मिलता है। गुजरात से हमें कौन कौन से स्थल देखने को मिलते थे, जिसकी ट्रिक है रोज थोला सुरमा से देश को रंग लो, क्योंकि गुजराती प्रभा का शाही भोग नाग चल रहा है। तो रोज से रोजड़ी, धोला से धोलावीरा, सुरमा से सुरकोतरा, माँ से मालवण, देश से देसलपुर, रंग से रंगपुर, लो से लोथल, प्रभा से प्रभास पाटन और शाही से करीम शाही, भोग से भोगत्रार, नाग से नागेश्वर स्थल है। ये दोस्तों हमने भारत से एवं पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से कौन कौन से स्थल देखे हैं वो हमने देख चुके हैं, तथा इस अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम एवं उसकी प्रजाति एवं उसका विस्तार एवं उत्तरम बिंदु दक्षिणम बिंदु ये सब हमने देख चुके हैं। और आगे आने वाली हमें नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं इसी टॉपिक के नेक्स्ट भाग के साथ। जय हिंद, जय भारत।